हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर हम लोग जो है एनसीईआरटी जो 360 डिग्री बुक है इसको कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग ने इसमें जो क्लास 6 है वहां तक कर चुके हैं, और आज हम लोग जो क्लास 7 है उसको आज पूरी भी जो आपका क्लास 7 है उसका जितने भी आपका क्वेश्चन है उन सभी को आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास 7 का। देखिए, यहाँ हमारा जो क्लास 7 है, ठीक है, साइंस, इसको आज हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग जो है पिछला जो वीडियो था उसमें जो आपका चैप्टर 1 था पादप और पोषण, इसको हम लोग ने कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग जाकर जो पीछे वाला वीडियो था उसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग चैप्टर 2 से करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 है, उसका जो नाम है आपका है प्राणियों में पोषण। क्या है? प्राणियों में पोषण। तो आज हम लोग जो है जितने भी क्लास 7 का आपका चैप्टर है उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो पूरा क्लास 7 जो है आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 इसका नाम है आपका प्राणियों में पोषण। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है कि मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतःग्रहण की विधि का नाम क्या है। पूछा गया है कि मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतःग्रहण की जो विधि है उसका क्या नाम है। तो उस विधि का नाम है आपका चूसना। क्या है? चूसना। ठीक है, जो मधुमक्खी होता है वो जो अपना भोजन लेती है उसका जो लेने का तरीका है वो कैसे करती है, किसी भी फूल का जो रस है उसको चूसती है, उसको क्या बोलते हैं? आपका चूसना। ठीक है, यानी जो आपका सी है ये सी आपका राइट है। देखिए, जो आपका मरमर पक्षी था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका हमिंग बर्ड बोलते हैं। इसी का नाम आपका है क्या? हमिंग बर्ड। ठीक है, जो पौधों से क्या, पौधे जो मकरकंद है वो चूसती है, और इसी मकरकंद से क्या बनता है? जो शहद है मधुमक्खी बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही जो कथन है उसको चूज करना है। क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना पोषण कहलाता है। बोला गया है जटिल खाद्य पदार्थों को, ठीक है, सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना पोषण कहलाता है। दूसरा कथन है, शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है एवं शरीर उनका उपयोग करता है, पाचन कहलाता है। बोला गया इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, तो इनमें से जो सही कथन है वो सही, तो इनमें से दोनों में से कोई नहीं है, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्योंकि देखिए बोला गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना पोषण नहीं बल्कि क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? उसको हम लोग पाचन कहते हैं। यानी कि जो पहला है उसमें क्या होगा? पाचन कहते हैं, पोषण उसको नहीं कहते हैं, यानी पहला गलत हो गया। दूसरा है, शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है एवं शरीर उनका उपयोग करता है, तो उसको पाचन थोड़ा कहते हैं, इसको कहते हैं पोषण। उसको क्या कहते हैं? इसको पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों गलत है। देखिए, बोला गया ना जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट एवं कठोर कवच वाले जंतु को आहार करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका स्टार फिश का हो जाएगा, स्टार फिश। ठीक है, देखिए स्टार फिश का कुछ इस तरह का फिगर होता है स्टार फिश का। देखिए स्टार फिश जो होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। ठीक है, कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चल जाता है तथा जो आहार है वो धीरे धीरे पचता है। ठीक है, जो आपका स्टार फिश है इसका जो भोजन है वो आपका कठोर कवच वाला जो जंतु है वो है। ठीक है, अगला पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उसको अंतर्ग्रहण करते हैं। आपका क्या होगा? अंतर्ग्रहण होगा। पहला नंबर जो बी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा, अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानव में पाचन शुरू होता है, जो मानव है मनुष्य, उसमें पाचन जो कहाँ शुरू होता है, तो होता है आपका मुंह से, ठीक है। जो मुंह है यहाँ पर हमारा जो लार है, इसी लार से पाचन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, ठीक है। बोला गया आपका कि मानव में पाचन का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सही क्रम आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग मुख में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मुख से आपका कहाँ जाएगा, आपका जाएगा ग्रास नली में, और उसके बाद आपका जाएगा कहाँ पर, आमाशय में, और अंत में आपका जाएगा कहाँ पर, क्षुद्रांत्र, ठीक है। यानी कि आपका 1 2 4 3, 1 2 4 3, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। बोला गया है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। कब पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, उसको पहचानना है। पहला कथन है आहार नाल की लंबाई मुख्य गुहा से लेकर बड़ी आंत तक होती है, ठीक है। दूसरा कथन है आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तीसरा है आहार नाल व संबंध ग्रंथियों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। शरीर के विभिन्न घटकों को पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। हम लोग जानते हैं कि जो आपका आहार नाल की जो लंबाई है वो मुख्य गुहा से लेकर, ठीक है, बड़ी आंत तक नहीं होती है, बल्कि कहाँ तक होती है, जब आपको होता है छोटी आंत तक, ठीक है। यानी जो पहला है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो कितना होता है, वो होता है आपका 4 प्रकार। कितना होता है दांत, 4 प्रकार का। कौन कौन होता है आपका, देखिए एक आपका होता है इंसीजर होगा, ठीक है, इंसीजर यहाँ पर है जिसको हम लोग कृंतक कहते हैं। फिर आपका एक रदनक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। फिर आपका एक प्री मोलर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, अग्र च्वर्णक। और आपका एक मोलर्स है जिसको हम बोलते हैं क्या, च्वर्णक। यानी कि जो मनुष्य है इसके दांत है वो होते हैं आपका कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन कौन आपका, तो इसका हो जाएगा एक इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर दांत का आपको बनाया गया फिगर, ठीक है। बोला गया दूध के दांत लगभग कितने वर्ष तक रहता है। जो बच्चे होते हैं उनमें जो होता है आपका दूध का दांत वो लगभग आपका 8 वर्ष तक, कितना वर्ष तक, 8 वर्ष तक आपका रहते हैं, ठीक है। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आता है। यानी कि कौन सा जो दांत है वो आपका भोजन को फाड़ने और चीरने का काम आता है, तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, आपका हो जाएगा रदनक। इसको बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं कैनाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रदनक बोलते हैं इंग्लिश में, इसका इंग्लिश होता है आपका कैनाइन, ठीक है। अगला है दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी, दांत का जो क्षय होता है उसके लिए कौन सा आपका क्या है उत्तरदायी है आपका मुख्य रूप से, तो उसमें आपका हो जाएगा चॉकलेट भी है, चीनी युक्त मिठाई भी है, और ठंडा पेय यानी कि युक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। इन सभी कारण जो हमारा दांत है खराब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीभ का कार्य निम्न में से नहीं है। जो जीभ है उसका कार्य इनमें से कौन नहीं है वो पूछा गया है। देखिए भोजन में लार को मिलाने की कार्य करते हैं, सही बात है। भोजन को निगलने में सहायता करती है, भी सही है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिसको सहायता से हमें भोजन प्रकार के स्वाद का पता चलता है, भी सही है। पूछा गया कौन सा इनमें से उपयुक्त में से सही नहीं है। तो सब तो काम सही है, तो इसका तो आंसर हो जाए कार्य है होना चाहिए, ठीक है। यहाँ गलत हो गया है, कार्य है। तो इनमें से सभी क्या काम है किसका, जीव का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। जीभ का अगला भाग मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, ठीक है। ये कथन आपका सही है, ठीक है। देखिए जो जीभ होता है ना उसका जो, देखिए जीभ जो होता है, ठीक है, मान लीजिए जीभ हो गया, ठीक है। इसका जो आपका यहाँ भाग होता है अगला भाग, ये आपका होता है मीठा के लिए, किसके लिए होता है, ये आपका होता है मीठा के लिए, ठीक है। और जो ये आपका हो गया जो साइड वाला भाग गया, साइड वाला, ये आपका हो गया किसके लिए, ये आपका हो गया
नमकीन के लिए, किसी लिए हो गया, ये आपका हो गया नमकीन के लिए, ठीक है। और जो ये आपका हो गया ऊपर का भाग, ठीक है, ये आपका होता है कड़वा, क्या होता है, ये आपका होता है तीखा होता है फिर कड़वा होता है, तीखा या फिर कड़वा होता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका इनमें से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। तो बोला गया है कि जो जीभ का, ठीक है, अगला भाग जो होता है, ठीक है, बोला गया है जीभ का जो अगला भाग होता है मीठे स्वाद के लिए क्या आपका संवेदनशील होता है, यानी कि पहला सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि जो आपका दूसरा कथन है कि आपका पिछला भाग जो कड़वा स्वाद के लिए क्या है आपका संवेदनशील है, सही बात है। उन्होंने क्या बोला था कि वो आपका अगला है वो मीठा के लिए, पिछला क्या है कड़वा के लिए, और साइड में क्या नमकीन है, ठीक है। यानी कि जो आपका फर्स्ट भाग है वो नमकीन और खट्टे स्वाद के प्रति क्या संवेदनशील होते हैं, यानी कि आपका ये भी सही। यानी कि पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो सत्य इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निगला हुआ भोजन सर्वप्रथम कहाँ जाता है। देखिए जो भोजन हम लोग अपना अंदर निगलते हैं वो जो भोजन है कहाँ जाता है सबसे पहले, तो आपका जाए कहाँ पर, आपका जाता है ग्रास नली में, कहाँ पर, ग्रास नली में, ठीक है। देखिए भोजन है, ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से कहाँ जाएगा, ये जो पेट के ये जो हमारा आमाशय है यहाँ पर जाता है, ठीक है, ग्रास के सहायता से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या गया है, क्या बोला गया है, वमन तब होती है जब ग्रसिका भोजन को स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। दूसरा है वमन तब होती है जब, ठीक है, आमाशय भोजन को स्वीकार नहीं करती है। बोला गया कि जो आपका ये आपका ओवन है, ये जो आपका ओवन कब होता है, देखिए जब का ओवन है ये आपका तब होता है जब हमारा जो ग्रसिका है ना, ग्रसिका जो है जो भोजन है उसको स्वीकार नहीं करती है। उस टाइम क्या होता है हमें, उस टाइम हमें क्या होता है, ओवन होता है, क्या होता है, ओवन होता है, ठीक है। ये आपका ओवन जो है ये क्या होता है, देखिए कभी कभी हमारा जो आमाशय है वो खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप ओवन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसी के भी देखते हैं कभी आपका उल्टी हो गया तो उसी को बोलते हैं ओवन, ठीक है। जो आपका ग्रसिका है उसको स्वीकार नहीं करती है। इसमें बोला गया असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो सत्य इसमें आपका है ये आपका ग्रसिका नहीं बल्कि क्या है पेट जो हमारा है, जो हमारा आमाशय है, आमाशय जो है भोजन को स्वीकार नहीं करता है, उस टाइम हमें क्या उल्टी होती है, उसी को बोलते हैं वन बोलते हैं, ठीक है। इनकी इसका जो आंसर है वो आपका पहला हो जाएगा। इनको असत्य पूछा है तो सत्य इसमें ग्रसिका नहीं होगा बल्कि आपका क्या आमाशय होगा, ठीक है। अगला है किसका आकार अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होता है। तो जे का समान किसका होता है, तो आपका पूछा गया ग्रासनली है, आमाशय है, और आपका दिया गया क्षुद्रक है और इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका जे का समान जो होता है वो आपका जो आमाशय है हमारा, इसका जो आकार है अंग्रेजी का अक्षर जे के समान कैसा है, आपका जो अक्षर जे है इसके समान किसका आकार है, आपका आमाशय का, ठीक है। बोला गया है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। देखिए जो सबसे चौड़ा भाग है आपका आहार नाल का वो आपका क्या होता है, वो आपका आमाशय है, क्या है, आमाशय है, ठीक है। बोला गया मनुष्य के आमाशय में कौन सा आपका जो अम्ल है वो स्राव होता है, कौन सा होता है, तो आपका होता है HCl, क्या होता है HCl यानी कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है, पूछा गया है आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आमाशय, क्या हो जाएगा आपका आमाशय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आमाशय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है आपका, बोला गया इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन है जठर रस का स्राव आमाशय के श्लेष्मा से होता है, श्लेष्मल से होता है, यानी कि बोला गया है सही, तो पहला क्या आपका सही है, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्राव आमाशय से होता है, यही बात सही है। तीसरा है आमाशय में भोजन अम्लीय होता है, ठीक है, ये भी बात सही है। अगला है आमाशय में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा हानिकारक जीवाणु को नष्ट किया जाता है, यानी कि भी सही है। यानी कि बोला गया कौन सही है, तो इनमें से सभी सही हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। युक्त में से जो आपका सभी है वो सही है, ठीक है। अगला है जठर रस का कार्य है। देखिए जो जठर रस इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है प्रोटीन के तरल पदार्थों में क्या करना, तोड़ना है या फिर उसको उसमें विघटित करना है, ठीक है। किसका काम है ये आपका जठर रस, यानी कि जो आपका
गैस्ट्रिक जूस है उसका काम है जो प्रोटीन है उसको तोड़ना, ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन है उसको तरल पदार्थ में क्या करना, उसको विघटित करना है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी आहार नलिका है, पूछा गया है सबसे लंबी आहार नलिका कौन है, तो कौन हो जाएगा आपको इसमें, आपका जो आपका क्षुद्रांत्र है, ये जो सबसे लंबी आहार नलिका है कौन सा आपका क्षुद्रांत्र, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 7.5 मीटर से लंबी होती है, से तक मतलब लंबी होती है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन है जो आग्नाशय एवं यकृत से स्राव प्राप्त करता है, कौन हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा क्षुद्रांत्र, कौन हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्षुद्रांत्र, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, आपका यकृत है। जो आपका लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है किसका, अपना बॉडी का लीवर, ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड्स है जो बड़ी ग्लैंड्स है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस का श्रावण होता है, देखिए जो पित्त रस है इसका श्रावण कहाँ होता है, तो ये होता है लीवर से, किससे, लीवर से। जो आपका बाइल जूस है, वाइल जूस जो है उसका जो श्रावण है कहाँ से होता है, आपको होता है लीवर से, कहाँ से, लीवर से, ठीक है, वाइल जूस का। पित्त रस का संग्रहण होता है, जो पित्त रस है उसका संग्रहण कहाँ होता है, तो आपका होता है पित्ताशय से। देखिए जो आपका पित्त रस है वो बनता है कहाँ पर, लीवर में, लेकिन जो स्टोर होता है जहाँ उसका संग्रहण होता है वो तब होता है पित्ताशय में, ठीक है। पूछेगा पित्त रस कहाँ बनता है, तो बनता है आपका लीवर में, ठीक है, लेकिन जो उसका स्टोर होता है वो आपका होता है कहाँ पर, वो आपका होता है पित्ताशय में, ठीक है, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। पित्त रस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो किसका, फैट का, यानी कि आपका वसा का, ठीक है। जो पित्त रस है वो आपका वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, पित्त रस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, बोला गया इनमें कौन सा कथन असत्य यानी कि कौन सा कथन गलत है उसको पहचानना है, ठीक है। तो देखिए पहला कथन है वेदांत्र में, ठीक है, आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, कहाँ पर, वेदांत्र में नहीं, ये आपका वेदांत में नहीं होता है, बल्कि कहाँ पर होता है, ये आपका होता है आपका छोटी आंत में, कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है, यानी कि पहला जो है यही आपका गलत हो गया, ठीक है। उसको देखिए कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, सही है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल्स में परिवर्तित हो जाता है, सही है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, ये भी सही है। यानी पूछा गया है कि जो आपका पूर्ण पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ होता है, तो आपका होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि आपका छोटी आंत में होता है, ठीक है, यानी कि इसमें आपका गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको दिया गया है वेदांत, यानी कि यहाँ पर आपका जब आपका बड़ी आंत के बारे में बोला गया है, जो कि बड़ी आंत में क्या नहीं होती है, ये होती है कहाँ पर, ये आपका होता है छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। बी नंबर आपका, सॉरी जो आपका ए नंबर है वो आपका गलत है, ठीक है। बोला कि यहाँ पर बोला कि यहाँ पर क्षुद्रांत्र, इसी को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपका बोलते हैं छोटी आंत आपका है क्या, इसका बारे में बोला गया यहाँ पर, ये क्षुद्रांत है, ठीक है। अगला है पचा हुआ भोजन, ठीक है, अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। तो ये तो सही है, बात तो सही है, आंसर दे दिया यहाँ पर, अवशोषण कहते हैं, इसका तो ये होगा ही, ठीक है, ये आपका आंसर को ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अगला है वायु एवं भोजन मार्ग किसमें एक ही होता है, देखिए जो वायु यानी कि जब का हम लोग सांस लेते हैं और जो भोजन लेते हैं वो दोनों का मार्ग एक ही है, वो कौन सा मार्ग है, तो आपका हो जाएगा ग्रसनी। जो ग्रसनी है, पूछता है क्वेश्चन इनमें से कौन हमारा बॉडी का अंग है जहाँ पर आपका जो हमारा सांस भी है, जो हम वायु लेते हैं सांस के द्वारा, वो और भोजन जो है दोनों का एक ही मार्ग है, कौन सा आपका ग्रसनी है, ग्रसनी है, ठीक है। इसीलिए जब आप स्पीड में खाते हैं तो आपको जो है क्या होता है, थोड़ा सा हिचकी आती है, ठीक है, क्योंकि जो आपका एयर है और जो भोजन है एक ही मार्ग से पास होता है। जब आप स्पीड में खाते हैं तो उस टाइम आपको जो ब्लॉकिंग हो जाता है, ठीक है, उसी से आपको क्या आती है, आपको हिचकी आती है, ठीक है। तब पानी जब पीते हैं तो ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर को कहते हैं,
कहाँ होगा, ये आपका हो जाएगा क्षुद्रांत्र में, यानी कि आपका हो जाएगा छोटी आंत में। देखिए जो छोटी आंत है ना, उस पर ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, रचना होता है, जो आपका जो भोजन है उसका जो रस है उसको क्या करता है, लेता है अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो कहाँ होता है, तो ये आपका होता है छोटी आंत में, ठीक है, जिसको हम लोग दीर्घरोम बोलते हैं या फिर उसको रसांकुर बोलते हैं, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन, दीर्घरोम और रसांकुर कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, ये आपको होता है छोटी आंत में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपको यहाँ पर लिखा गया इसका जो बोलते हैं ना आपका क्षुद्रांत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है आपका दीर्घरोम और रसांकुर, ठीक है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन किसकी सहायता से होती है, तो ये आपको हो जाएगा किसके सहायता से, ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अगला है, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं आपका अवशोषण, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं आपका अवशोषण, ठीक है, यानी कि सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं आपका स्वांगीकरण, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं आपका स्वांगीकरण, ठीक है। बी नंबर से हो जाएगा स्वांगीकरण, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन बोला गया है कि आपका अवशोषित पदार्थों का, ठीक है, स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं आपका स्वांगीकरण, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं आपका स्वांगीकरण बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है, कहाँ पर भेज दिया जाता है, तो कहाँ जाता है आपका जो जो आपका भाग है भोजन का, जो आपका पच नहीं पाता है, वो कहाँ जाता है, वो आपका जाता है आपका बड़ी आंत में, कहाँ जाता है आपका बड़ी आंत में जाता है। इसको हम लोग वृद्धांत्र भी बोलते हैं, यानी कि दोनों के दोनों सही है, बड़ी आंत यहाँ पे लिखा गया, यानी कि आपका वृद्धांत्र हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वृद्धांत कहीं बोलते हैं आपका बड़ी आंत, ठीक है। अगला है आपका, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बोला गया है रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतु के बारे में कौन सही है। देखिए रूमिनेंट में, ठीक है, आमाशय 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। फिर बोला गया है आपका कि रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। अगला है, बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख्य मिलाता है तथा इसे चबाता है, इसे रोमंथन जुगली करना कहते हैं। देखिए ये जो है ना, ये आपका जो होते हैं ना गाय भैंस, इस सब के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है, ठीक है। वो सब क्या है, वो सब शाकाहारी हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा किया गया है कि, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बोला गया ना रूमेन, तो रूमेन जो होता है ना, उनका जो रूमेन होता है ना, उसी में जो भोजन है उसका पाचन होता है, ठीक है। और उसके लिए वो लोग जुगली करते हैं, तो यानी कि इसमें जो है ना तीनों का तीनों जो कथन है ना वो सही है, यानी कि 1 2 3 ये सब कथन आपका सही है, ठीक है। उनका जो आमाशय है वो 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। और इसका जो आशिक पाचन है भोजन का कहाँ होता है आपका रुमन में होता है। उसके लिए उनको क्या चाहिए, उसके लिए उनको जुगली करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि आपका ये तीनों क्या आपका राइट है, ठीक है। अगला है आपका, सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया है सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। देखिए तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, बात सही है। जो सेलुलोज है, जो घास है ना, घास में जो है सेलुलोज क्या अधिक होता है, जो क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो सेलुलोज होता है वो आपका एक प्रकार का क्या है, ये आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगला है, हिरन आदि के रुमेन में, ठीक है, सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। देखिए जो आपका सेलुलोज है ना, इसका जो पाचन है ना, वो सिर्फ आपका शाकाहारी जो जंतु होते हैं वहीं कर सकते हैं, जो गाय भैंस है, ठीक है, मनुष्य नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि यही बात आपका सही है, ठीक है। दूसरा है, अगला है आपका, बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। बोले ना जो मानव है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। सेलुलोज का पाचन सिर्फ आपका शाकाहारी जो जंतु है, जैसे गाय भैंस बैल, यही सब कर सकते हैं। यानी कि आपका 1 2 3 सही है, तीनों क्या आपका राइट है।
अगला है पादप जो गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक होती है वो निम्न में से किसमें पाई जाती है। देखिए तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, ये आपका हो जाएगा आपका अमीबा में। कहाँ पर, अमीबा में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो आपका पूछा गया इनमें से कौन कथन सही है आपका किसके बारे में, आपका अमीबा के बारे में। देखिए तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि यह है जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, सही है। अभी जो अमीबा है ये आपका जल में मिलता है और ये आपका एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, इसमें सिंगल सेल होता है, ठीक है। अगला है अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति जो है आपका वो हमेशा बदलता है। जो अमीबा है उसका जो शेप और साइज हमेशा बदलता है, ये बात सही है, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन इनमें से किसका जो है आपका आकृति और जो स्थिति है हमेशा बदलती है, क्या बोलेगा आपका, किसका, इसका आपका अमीबा का, ठीक है, अमीबा का, तो ये भी सही है। दूसरा है अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली एक गोल संघनन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धनिया होती है, ये भी सही है। यानी कि आपका 1 2 तीनों क्या आपका राइट है, ठीक है। उनके ऊपर डी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ऐसा आपका होता अमीबा होता है, ठीक, अमीबा होता है। इसका शेप और साइज हमेशा क्या होता है आपका चेंज होते रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। बोला गया है इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसको पहचानना है। बोला गया है मानव शरीर का जो तापमान है वो सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री जो सेल्सियस से अधिक नहीं होता है, ठीक है। अगला है शरीर की ताप की माप डॉक्टरी थर्मामीटर से किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री से 42 डिग्री तक में ताप माप सकते हैं। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपका जो मानव शरीर का जो ताप है सामान्यतः 35 डिग्री से लेकर, ठीक है, आपका 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है, ये बात आपका सही है, ठीक है। जो मानव शरीर का तापमान है वो 35 से कम और 42 डिग्री से आपका अधिक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके क्या चीज़ से की जाती है। तो ये हो जाएगा ताप से, किससे, ताप से, ठीक है। किसी वस्तु की जो गर्मी है उसका जो आपका विश्वसनीय मान है वो हम लोग उसके ताप से करते हैं, उसके ताप से करते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर के सामान्यतः ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, ये आपको हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इतना 37 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन कोई छूट गया क्या, देखिए यहाँ पर छूट गया क्वेश्चन, सोचिए। देखिए हम जो अध्याय 3 कर रहे थे उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमा का यही क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर छूट गया है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित पादपों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, पादप रेशा से सूती वस्त्र बनाया जाता है, बात सही है। दूसरा है जानता हो रेशा से ऊनी वस्त्र एवं सूती वस्त्र दोनों बनाया जाता है। पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही है, तो पहला सही होगा, ठीक है, पहला सही होगा। एक क्वेश्चन हमसे छूट गया था, ठीक है। हम लोग यहाँ से जो चैप्टर 3 है उसमें उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर 5 हो गया ना, नहीं, देखिए बोला गया है शरीर का सामान्यतः ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, यह होता है 37, कितना होता है आपका, यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, किसका, पर बॉडी का ताप, ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर का ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस डिग्री होता है, सही है। दूसरा है यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, ये भी बात सही है। अगला है शरीर का ताप कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है, ये बात सही है। यानी पूछा गया है कौन सा गलत है,
तो इनमें से कोई गलत नहीं है, यानी डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियों में से कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। ठीक है, थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसे करने से टूट सकता है, ये बात सही है। अगला है थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से पकड़ना चाहिए। नहीं जी, इसको बल्ब से क्यों पकड़ेंगे, यानी कि आपका सी नंबर जो है यही आपका क्या है, इसका सावधानियों में से नहीं है, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। ठीक है, इसे धोने के लिए इसकी प्रतिरोधी एटीसिप्टिन घोल का उपयोग अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, कौन सा आपको जो सावधानियाँ है वो नहीं है, तो आपको हो जाएगा सी नंबर। उसको वॉल्व से नहीं पकड़ते हैं बल्कि उसको क्या से उसको हाथ से पकड़ते हैं। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है अगला क्वेश्चन है किस थर्मामीटर का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो आपको हो जाएगा क्या चाहिए, आपका हो जाएगा प्रयोगशाला थर्मामीटर। क्या हो जाएगा आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर का। ठीक है, जिसका मान क्या होता है -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, इसका प्रयोगशाला थर्मामीटर का। ठीक है, अगला है मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए किस तापमापी का उपयोग किया जाता है। जो मौसम विभाग है वो कौन सा तापमापी का उपयोग करता है, जब हो जाएगा अधिकतम न्यूनतम तापमापी का, उसका नाम है अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग करते हैं कौन, मौसम विभाग, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपयुक्त में से कौन सा विकल्प दोनों के बीच सही संबंध दर्शाता है। पहला कथन है, अगला कारण है। कथन है किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। अगला है जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। पूछा है इनमें से कौन सा जो है वो अब सही होगा। तो इसमें आपका जो है कथन और कारण सही है। जो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि आपका पहला नंबर से हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। और जब का करण जो है, जो आपका कारण है, कारण ये आपका कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, उष्मा का असंतरण होता है। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है कौन सा कथन आपका कैसे होता पूछा गया। देखिए पूछा गया कैसे होता है। ठीक है, देखिए तो उष्मा जो है हमेशा ठीक है गर्म वस्तु से अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। जो उष्मा है हमेशा कैसे गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होता है, वो प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ठीक है अपना जो असंतरित होती है क्या कहलाती है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं आपका चालन। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं आपका चालन, बोलते हैं चालन। ठीक है, ठोस में उष्मा प्रायः किस प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया आपका चालन। क्या हो जाएगा आपका चालन। ठीक है, ठोस में क्या होता है आपका, ठोस है, ठोस में क्या होता है आपका, तो ठोस में आपको होता है चालन। ठीक है, चालन होता है ठोस में, चालन। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उन्हें ऊष्मा का क्या करते हैं, उस ऊष्मा को हम लोग बोलते हैं वो चालक है। क्या है, ऊष्मा का चालक है। ठीक है, चालक का उदाहरण क्या है, जो ऊष्मा है उसका चालक का उदाहरण क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा ये लोहा और कॉपर, लोहा और कॉपर यानी कि 2 और 3। ठीक है, ऊष्मा का क्या है, चालक है। जो प्लास्टिक है क्या है आपका कुचालक है, यानी कि इसमें 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं, उन्हें ऊष्मा का हम लोग बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जो है ऊष्मा का कुचालक नहीं है। तो धातु जो है, धातु जो होता है ऊष्मा का आपका चालक होता है। क्या होता है, ये ऊष्मा का चालक होता है धातु। ठीक है, यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सागरीय समीर किस दिशा से किस दिशा में चलती है। बोला गया है
सागरीय समीर जो है वो किस दिशा में चलती है। देखिए जो सागरीय समीर जो है ना वो दिन में जल से थल की ओर, ठीक है। जो सागरीय समीर है वो दिन में जल से थल की ओर चलती है, ठीक है। देखिए समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की वायु ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। देखिए जो आपका वायु जो है समुद्र से थल की ओर आएगी उसको हम बोलते हैं समुद्री समीर, ठीक है। देखिए बोला गया स्थलीय समीर कब चलती है। देखिए तो ये आपकी चलती है रात में थल से चलती है जल की ओर। देखिए जो आपका समुद्री समीर है ना वो चलती है दिन में जल से थल में, और जो स्थलीय समीर है चलती है आपके रात में, ठीक है, और चलती है आपका थल से जल की ओर, ठीक है। जो आपका स्थलीय है ये आपका चलेगा रात में, ठीक है। जब आपका समुद्री है वो चलेगा आपका दिन में। नेक्स्ट है जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं, इसका का प्रमुख कारण क्या है। तो ड्यू टू क्या आपका हो जाएगा विकिरण, क्या आपका हो जाएगा विकिरण, इसको बोलते हैं रेडिएशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आपको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। जो आपका हो जाएगा विकिरण हो जाएगा विकिरण, ठीक है, विकिरण। अगला है किस प्रक्रमों के लिए, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आपका विकिरण है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सूर्य से प्रकाश हमारे पास आता है उसका माध्यम नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विकिरण, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विकिरण, बोलते हैं विकिरण। हमारा शरीर किस प्रक्रम द्वारा परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। बोलता है कि हमारा जो बॉडी है वो किस प्रक्रम द्वारा, ठीक है, ऊष्मा देता है और ऊष्मा लेता है। तो ये आपको हो जाएगा क्या, ये आपको हो जाएगा विकिरण, हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा विकिरण, क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा विकिरण, ठीक है। आपका पहला जो है सही हो जाएगा विकिरण। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे विकिरण का क्या करते हैं, आपका परिवर्तित कर देते हैं। जो आपका गर्मी है उस टाइम हम लोग देखते हैं कि वाइट रंग का जो कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि जो वाइट रंग है वो जो सनलाइट है उसको क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं वे विकिरण का क्या करता है, आपका परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि आपका पहला आपका सही हो जाएगा। अगला है सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल दिए गए हैं। आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे। देखिए अगर आपका दो पतले कंबलों के माध्यम फंसी आयु इससे होकर उष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती है क्योंकि वायु जो है उष्मा का कुचालक होता है। ये आपका हो जाएगा सही, ठीक है, सी नंबर। बोला गया कि अगर आपको एक मोटा कंबल मिल गया, ठीक है, और आपको दो को पतला कंबल मिल गया, ठीक है, तो पूछा गया है कि आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे। तो आप उपयोग करेंगे जो दो का पतला कंबल है इसका, क्योंकि दो को जो पतला कंबल है उससे जो आपका देखिए बोला गया दो पतले कंबल के माध्यम से फंसी जो आपका वायु है उससे होकर उष्मा का जो है प्रवाहित नहीं जो है वो नहीं होता है। तो उससे क्या होगा, आपको अधिक लगेगा, गर्मी लगेगा। तो हम लोग सर्दी में चाहते हैं हमको लगेगा गर्मी, इसीलिए कभी आपका एक मोटा कंबल से, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छा होता है दो को पतला कंबल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका आपका नाम है अम्ल क्षार और लवण। का नाम है आपका अम्ल क्षार और लवण, यानी कि एसिड बेस और साल्ट पढ़ेंगे यहाँ से हम लोग चैप्टर 4 नंबर क्लास 7 का। पहला है दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का रस और सिरके का स्वाद होता है। बोला गया है दही का, नींबू का, संतरा का और सिरके का जो स्वाद है वो कैसा होता है। तो आपका होता है खाटा होता है। कैसा खाटा होता है। अगला है निम्न में से जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपको हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा, ठीक है। कैसा होता है, ये आपका बेस है। बेकिंग सोडा होता है ये बेस होता है, बेस, ठीक है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है पूछा गया है। देखिए सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है जो स्पर्श करने पर
साबुन जैसे लगते हैं वो अम्लीय पदार्थ हैं, गलत है। वो आपका क्षारीय पदार्थ है, कैसा है वो क्षारीय है, पहला गलत हो गया। दूसरा है सामान्यतः ऐसा पदार्थ जिनमें अम्ल होते हैं, ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति अम्लीय होती है, यानी कि आपका ये सही है। पूछा है कौन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, ठीक है। बोला गया है इसको करना मिलान। हम लोग जानते हैं लही आपका दही है, इसमें आपका होता है आपका लैक्टिक एसिड, पहला का पहला हो गया। दूसरा है उसके बाद हम लोग जानते हैं आपका ऑक्जेलिक एसिड, जो ऑक्जेलिक एसिड है वो कहाँ होता है, वो कहता है पालक में, ठीक है, सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ये कहाँ होता है, जो एस्कॉर्बिक अम्ल आपका होता है खाटा पदार्थ में, ठीक है। टार्टरिक अम्ल आपका होता है आपका किस में, इमली में, अंगूर में, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। बोला गया है निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, तो ये खोजा किसमें, ये खोजेगा दूधिया मैग्नीशियम, कहाँ जाएगा, ये खोजेगा दूधिया मैग्नीशियम, यानी कि पहला सही हो जाएगा दूधिया मैग्नीशियम। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल होता है, ये खोजेगा फॉर्मिक अम्ल, कहाँ से ये खोजेगा फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल किसमें, चींटी का जो डंक है इसमें आपको होता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो कौन आपका ये हो जाएगा फिनोफ्थलीन, जो आपका फिनोफ्थलीन है ये आपका प्राकृतिक सूचक नहीं है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से साबुन का संगठक है, साबुन है किससे बना है, तो ये बना आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और सोडियम हाइड और आपका ये आपको हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपका बी और सी, सॉरी ये आपको बोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बी और सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बी और सी। क्वेश्चन है उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं, तो ऐसा विलयन, ठीक है, जो आपका इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो, ठीक है। ऐसा विलयन जो लाल अथवा नीले नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग उदासीन विलयन, जिसमें कोई भी रंग का परिवर्तन नहीं है उसको क्या बोलते हैं आपका उदासीन विलयन, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों का रंग प्रदान करता है, बोला गया है गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों का रंग प्रदान करता है, कैसा, आप हो जाएगा मजेंटा। जब आपका गुड़हल का फूल है, ठीक है, वो आपका जो एसिड है, जब का आपका अम्ल है, उसका जो रंग है जब उसमें आप डुबाइएगा आपका हो जाएगा मजेंटा, कैसा हो जाएगा, आपका हो जाएगा मजेंटा, ठीक है, मजेंटा हो जाता है, ठीक है। अगला है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में आम तौर पर क्या होता है, तो इसमें आपका ऊष्मा निमुक्त होता है, ठीक है, विलयन क्षारीय हो जाता है, विलयन अम्लीय हो जाता है, लौण और जल बनते हैं। तो पूछा गया है जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया में आमतौर पर क्या होता है, तो उसमें आपका सभी के सभी होता है, ठीक है। अब आपका पूछा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसमें आपका इसमें आपका एसिड प्लस बेस का जो होता है रिएक्शन ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि इसमें से आपका हो जाएगा बी नंबर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। बोला गया है उदासीनीकरण में कौन सा नया उत्पाद आपका निर्मित होता है, देखिए जब एसिड प्लस बेस जब आपका करेगा रिएक्शन तो आपका बनता है सॉल्ट, यानी कि आपका हो जाएगा बी सी नंबर आपका हो जाएगा लवण, ठीक है, लवण हो जाएगा। अगला है वर्षा वर्षा जल में मौजूद होता है, तो क्या होता है आपका इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिल अम्ल, ठीक है, यानी कि 1 2 3 आपको हो जाएगा सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और कार्बोनिल, यानी कि 1 2 3, ठीक है। अगला है वर्षा जल अम्लीय कैसे हो सकता है, पूछा गया है जो वर्षा जल है वो अम्लीय कैसे हो सकता है। देखिए जब का वर्षा जल है, ठीक है, इसको आपका अम्लीय होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी हो जाएगा और आपका सल्फर, यानी कि तीनों तीनों आपका राइट है, ठीक है। ये तीनों गैस जो है ना मिल के बनाते हैं आपका क्या चाहिए, वर्षा जल को अम्लीय, इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। तो पूछता है क्वेश्चन एसिड रेन में क्या क्या होता है, तो बोलिएगा आपका CO2, यानी कि आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपका फिर आपका हो जाएगा NO2 और आपका हो जाएगा SO2, यानी कि सब मिलकर बनाता है आपका जो आपका एसिड रेन बनता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका, इनमें से सभी, ठीक है। अगला है हमारे अमाशय में अत्यधिक
अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए या उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग करते हैं प्रयोग किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए जब भी हमारे पेट में अगर आपका अधिक HCl हो गया, अधिक क्या हो गया, HCl हो गया, तो उसको हम लोग, ठीक है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 से क्या करते हैं, उसको हम लोग लेते हैं, तो उससे आपका क्या होएगा, उससे आपका जो है दोनों, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो दोनों मिलकर हमको क्या करेगा, आपका जो आपका पेट का जो आपका अम्लीय प्रभाव उसको कम कर देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर के आमाशय में किस अम्ल का अत्यधिक स्राव से कष्टदायक महसूस होता है? तो आपको हो जाएगा बी नंबर आपका, इसको हम बोलते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर HCl हमारे पेट में ज़्यादा हो गया, लगता है कि पेट में क्या हो गया, आपका जलन महसूस होने लगा, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको जो इनो है ना, इनो लेते हैं, तो इनो जो है इसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, जो क्या करता है, उसको जो आपका अम्लीय प्रभाव उसको कम करता है। ठीक है, जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन सी अम्लीय द्रव डाल देती है? तो क्या होगा आपका, ये आपको हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। जब चींटी काटती है तो शरीर में अम्लीय डाल देती है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए जब आपका फॉर्मिक एसिड क्या है, जब आपका एसिड है उसको जो प्रभाव उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस का उपयोग करेंगे, और बेस में आपका हो जाएगा एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक आपका हो जाएगा सोडियम, और एक आपका हो जाएगा ये बेस को, ये अम्लीय प्रभाव को कम करने का आपका उपयोग करते हैं हम लोग सोडियम आपका आपका जो है ना यहाँ पर ये कार्बोनेट, और साथ में आपका क्लेमाइन का, यानी कि बी और सी आपका सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आपका अध्याय 5 है, इसका नाम है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसको हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। ठीक है।